Good evening. Sir, I have a question. Yes. सर मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अभी 40s की जनरेशन है, जो 40s 50s की जनरेशन है, which are parents of some kids and are handling their families, and उनको एजुकेशन सिस्टम में उतनी peculiarities या एजुकेट नहीं किया गया. They are not scientifically or socially educated. And they are handling themselves as well as the family and the society. Now the problem is कि उनकी rearing, ये मुझे ऐसा लगता है कि उनकी rearing ऐसी हुई है कि बड़ा इंसान जो गार्जियन होता था या जो बड़ा होता था वो कहता था कि ये काम मत करो, एक्स मत करो, वाई करो, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ. ओके, तो उस तरीके से उनकी कंडीशनिंग हुई थी. मंगलवार को नाखून मत काटो, बृहस्पतिवार को कपड़े मत धुलो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ. तो अब वो बड़े हो चुके हैं और उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है. लेकिन इंटरनेट रेवोल्यूशन से एक चीज आई है कि दे आर गेटिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. लाइक यूट्यूब हर कोई यूज कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन हर कोई ले पा रहा है, एंड उस पर जो जेन्युइन या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द कोविड और किसी भी डिजीज को लेके, that they are not able to grasp. But the information which are not very relevant and like a kind of propaganda, that they are easily able to understand and get, and they are taking that information as the information, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स के information को लिया करते थे, क्योंकि YouTube पे ये कह रहा है तो ये ऐसा है, एंड दे आर बिहेविंग एंड इन दैट मैनर ओनली. और वो इतने सीरियस हो जा रहे हैं उन चीजों को लेके कि वो अपनी और अपनी फैमिली की और इवन सोसाइटी की लाइफ के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं. एंड इट इज वेरी हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि विच इंफॉर्मेशन इज राइट, विच इज नॉट, व्हाई दिस वन इज राइट, दिस वन इज नॉट राइट. तो हाउ कैन वी हेल्प देम? Let me begin from a premise that all media, all social media, electronic, digital, जो भी आप टीवी से लेकर सब कहें, किताब इंक्लूडेड, जर्नल्स इंक्लूडेड, मल्टीमीडिया कहते थे एक टाइम में से, या जो भी कहते हो, को पढ़ना आना चाहिए. टेलीविजन भी देखने की एक तमीज है, एक एजुकेशन है, एक ट्रेडिशन है, एक मेथड है. एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए भी और आजकल व्हाट्सएप पढ़ने के लिए, राइट. किताब पढ़ना और व्हाट्सएप पढ़ना, मुशायरा सुनना और एडवर्टाइजमेंट सुनना, इन दोनों में एक लियाकत है, एक तमीज है, एक डिस्क्रिमिनेशन और एक स्किल इन्वॉल्व है. मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि खास करके जिनके बच्चे छोटे हैं और टेलीविजन देखते हैं, नहीं कुछ तो आधा घंटा, एक घंटा बच्चे के साथ बैठ के टेलीविजन देखिए और टेलीविजन को डिकोड भी कीजिए, जो कौन सा मैसेज किस तरह से आ रहा है. जैसे आप किताब पढ़ाना सिखाते हैं, वैसे देयर शुड बी अ वे ऑफ रीडिंग, लर्निंग हाउ टू रीड मल्टीमीडिया. और तभी जाके मेरे पास एक तजुर्बा है, क्योंकि मैं इतना बता दूं कि ये जो छोटे बच्चे वाले पेरेंट्स हैं, उनके लिए सबसे खतरनाक चीज होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मैं बिल्कुल इसका ये कायल हूं. मैं ये कह रहा हूं कि हम तो जाके अपने ग्रैंड डॉटर्स को प्यार करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, डिसिप्लिन करना है तो किसी और के माथे छोड़ देंगे, हमने अपना काम कर लिया, तुम संभालो. पर अगर आप उसके साथ बैठ के, ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर उसके साथ बैठ के टेलीविजन देखने की तमीज सिखा दें,
उनको बताएं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये वाला मैसेज के साथ ये जुड़ा हुआ है, वो वाले मैसेज के साथ ये है, इसमें ये सिग्नल है। उसमें मैंने अपने ग्रैंड डॉटर को कुछ कोशिश की थी सिखाने को, तो उसको ये समझ में आ गया था कि जो एडवर्टाइजमेंट में आता है वो अमूमन या हर एक बार कुछ चीज बेचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो झूठ बोल रहा है। राइट, उससे अब ये हो गया था कि वो कहती थी तो ये हमें पसंद आना है मगर ये हम खरीदेंगे नहीं क्योंकि ये इसका एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है। अब आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज व्हाट यू मस्ट टीच, बट अगर आप डिकोड करना नहीं सिखाएंगे उसको, सिर्फ मैसेज ग्रहण करना सिखाएंगे, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। और ये डिकोडिंग सिर्फ संबंध में ही हो सकता है जब आप भी बैठे और आपको भी समझ में आ जाए। बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग, अगर आज हम टेलीविजन खास करके पॉलिटिकल टेलीविजन देखना कोशिश करें, महाराष्ट्र इज द बेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, ऑल द स्टेट्स आर बेस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड। उनके अपने एडवर्टाइजमेंट देखे ना, 80-200 इतने करोड़ हमने इसमें खर्चा कर दिया, 500 करोड़ इसमें खर्चा, अरे ढपोर संख्या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पर जब तक हम अपने बच्चों के साथ बैठ के ये ना सीख ले, एक जमाना था, अगेन शायद अखबार लोग पढ़ते थे, हम लोग ने बीए में, हमें याद है, हम लोग ने अखबार के एक लिस्ट बनाया है कि स्टेट्समैन अगर नक्सलवादियों के तरफ ये कहता है तो उसमें से 30% ऑफ कर दो। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर इसके लिए, इंडस्ट्रियल हाउस के लिए, टाटा बिरला के लिए कहता है तो 50% ऑफ कर दो। एवरी अखबार को हम लोग ने सुन सुन के, और किस नेचर की खबर होती है तो कितना उसमें से डिस्काउंट कर देना चाहिए, उसकी एक डायरेक्टरी बनाने की कोशिश की। पर अगर आप विवेक से मल्टीमीडिया को देखने के भी काम करें तो, पर मैं कन्फेस करता हूं कि बिना विवेक से देखने में जो मजा है वो विवेक में नहीं है। मुझे अभी 2 दिन पहले मैं त्रिपाठी जी से कह रहा था सर से कि सर हमें इंजेक्शन लगा है, मूड थोड़ा ऑफ है, सब लोग मर रहे हैं, ये वो बहुत नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो मैंने 12 घंटे टेलीविजन देखा, आज तक मैंने 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो 12 घंटे क्या देखा ये मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे खुद ही नहीं आ रहा कि जो मैंने सीरियल देखा, न्यूज देखा, क्या देखा, मगर आई नो कि हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो दिमाग को ऑफ करके देखना। पुरानी आदत है, हम लोग हिंदी सिनेमा देखा करते थे तो टिकट घर में दिमाग छोड़ जाते थे, लौटते वक्त दिमाग पिक करते थे। तो ऑन द अदर हैंड प्लीज एक चीज आप जरूर याद रखें कि इसका विपरीत भी बहुत खतरनाक है। अगर आप सब कुछ को टॉर्च लाइट और स्पॉटलाइट और ड्राइंग बोर्ड पे ले जाके लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम करेंगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर से मेरा मतलब है कि सिर्फ रैशनलाइज, सीक्वेंशलाइज, डिजिटलाइज, नंबराइज, स्टेटिस्टिकलाइज, जो कुछ भी कहना चाहे उसी से एनालिसिस देखेंगे तो कम पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर सब गायब हो जाए। तो कुछ विलफुल सस्पेंशन ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटरी एबिलिटी बहुत जरूरत है उसकी। और ये तमीज, एस्थेटिक्स की जो तमीज है, जो कल्चरल आइटम्स को किस तरह से उसका जायका लिया जाए, ये अपने आप में एक हुनर है जो एजुकेशन का हिस्सा होता था। हमारे समय तक आते आते ये एजुकेशन का हिस्सा नहीं रहा, फिलॉसफी भी नहीं रहा, एस्थेटिक्स भी नहीं रहा। मुझे साइकोलॉजी में ये कंप्लेन है थोड़ा बहुत कि साइकोलॉजी में कोई भी चीज हमें ब्यूटीफुल नहीं नजर आती। झूम गए, उसके लिए हमें जाना पड़ता है कुछ हद तक फ्रॉइड तक, पर उसके लिए हमें जाना पड़ता है पोएट्री में, लिटरेचर में, आर्ट, म्यूजिक में, रादर देन साइकोलॉजी में ही एक है। आई एम नॉट सेइंग नहीं है, बट बहुत कम ब्यूटीफुल थिंग्स है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के दौरान अगर आपको ब्यूटी का जायका नहीं मिलता तो खाक एजुकेशन है।
सिलेबस तो मिल जाएगा, डिग्री भी मिल जाएगी, पर उसको रिलिश करना, I have no other term, but उसको embodiment करना. There are things when you read, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर से पसीना निकलता है. ये जरूरी है एकेडमिक्स में भी, ये जरूरी है साइंस में भी. जितने साइंटिस्ट हैं, 30 मार्क खा, तोप मार्क खा, जितने भी हैं, वो सब अपने कन्फेशन में ये लिखते हैं कि ये करते करते एक ब्यूटी का, एक एस्थेटिक्स का अनुभव हुआ. वो अनुभव अगर हम नहीं कल्टिवेट कर सकते हैं, और मेरा कहना यह है कि वेब और वेब सेमिनार के दौरान और मल्टीमीडिया के हेल्प से ये और भी संभव है. आज ना करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे. रघु, हाँ, hey, yes, go ahead. Hey, this is Deepak. Yes, go ahead, Deepak. Well, how are you doing, first of all? You well? I'm doing fine. My beard is growing well, and it still is white. Okay. So just going back to the question that lady raised, ये मेरी समझ है. I think yes, आजकल content की कोई कमी नहीं है. लेकिन शायद हमारी जो development है अब बदल रहा है वो. लेकिन I can talk about myself and perhaps the generations before me. शायद वो क्यूरियोसिटी और सवाल पूछने को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, और अहमियत इस पे होती थी कि मैं कह रहा हूं तो इसलिए इस पे अमल करो. एक वो मोड था एजुकेशन का कि आई एम द टीचर एंड आई एम टीचिंग यू एंड देयरफॉर एंड यू आर द टॉट एंड यू हैव टू लर्न. But that element of curiosity and the ability to ask questions was never, to the extent that it ought to have, was never encouraged in classrooms. And it is this singular ability. आपने आखिर में जो साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया और बोला कि जब वो अपनी whatever, they write the autobiography and they talk about this beauty, that beauty is an outcome of curiosity, of being able to ask questions. तो जिस भी व्यक्ति ने वो सवाल पूछा, मेरा तो इतना ही एक सबमिशन है कि अगर आप बच्चों के साथ डील करते हैं at whatever level, चाहे अपने बच्चे हों या पढ़ाते हैं, get them to ask questions. In fact, encourage them to ask questions. Encourage them to be curious. That is where they will discover beauty. Even in the most inane and the most boring of things, and that could be well within the जो क्या बोलते हैं syllabus या syllabus से बाहर, curriculum से बाहर, मजा वहां आएगा. लेकिन उसके लिए फिर एक, ये मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी को well, when you create you have to create an environment where the other person is able to demonstrate their curiosity and ask questions. And therein lies another requirement for the person who's creating that environment, that person has to be extremely comfortable and very secure about what she knows or he knows and what he knows or she doesn't know. Deepak, Deepak, you're absolutely right, but only to a certain extent. Let me just, since I don't know if this is the format, but let me react to that because it is important. I saw a cartoon very long time ago of a young boy asking his father, "Okay, आसमान नीला क्या है, क्यों है?" तो बाप ने कहा नहीं मालूम. तो ऑनेस्टली तो उसने फिर पूछा कि हवा क्यों चलती है? तो बाप ने कहा नहीं मालूम. फिर उसने पूछा जो पैसा क्या है? तो माँ की आवाज आई, क्यों बार-बार सवाल पूछ रहे हो? जानते हो जो उनको कुछ नहीं आता है. तो बाप ने कहा कि नहीं नहीं बेटे को सवाल पूछने दो, सवाल पूछने से ज्ञान प्राप्त होता है. My issue is not that it should be asked question, and Flanders and others did this, but it is how you handle the question and how you relate to that question that is important. Just right. Asking, it is that relationship, and the relationship is based on curiosity, i.e. equivalent to equality. That is, both people can venture.
most of the time when you end up with good communication, even in teaching, is when both you and the questioners are floundering and moving about, जिसको हम कहते हैं टटोलते हैं आंसर के लिए. That is one this thing. So the question, if it is answered by a authority, does not necessarily lead to the same thing than a question which is taken in a relationship with the questioner of searching for, not necessarily finding, but searching for. And that incompleteness is the necessary. And if, I'm sure sir would recognize this, but if you are, all the metaphors that I have used till now are actually Jigyasa ka method from which all Indian philosophy begins. It is the curiosity and the search, not necessarily the finding of that search, the end point, but a relationship of that search, जिसमें आप सब भाग लेते हैं और बहुत बार बराबर के हिस्से पे. ये जो हम लोग ने एक ट्रेडिशन का भी एक हवा बना लिया है कि आवर ट्रेडिशन इज ओनली अबाउट जगमग. नायडू साहब इसे जगमग कहते थे, जग में से लिया मग में उड़ेल दिया वाला एजुकेशन. ये जगमग एजुकेशन नहीं था, उसमें क्यूरियोसिटी का, बट इट इज द संबंध. एंड आई कीप ऑन कमिंग बैक that if there are two words to describe education the way we are talking about it, it is relationship and aesthetics. And this is a very vulgar bullet point that I want to make, but that is what it is. But you're absolutely right, unless until we explore together, and sometimes that exploration may lead to greater discovery for the parents than for the child. That possibility is always open. If you are thinking that in that relationship with your child, when you're watching the television, you will be able to reveal some great nuggets of wisdom to the child and no insight into yourself, then I think we are on a wild goose chase. तब वो भी मिडास के टच से डेटा बन के रह जाएगा. So yes, you're right in one way, but we can't take that also very far. Topic क्या था जिस पे हमको बोलना था? Anyway, I'm sorry, but if this is what we are going, so that is one thing that I wanted to say. इस टॉपिक के हिसाब से एक और डेंजर घंटी हमारे दिल में बजती है, क्योंकि दिल में ही बजती है, पहले दिमाग में थोड़े बाद में आती है, पर दिल में जो घंटी बजती है या धड़कन होती है वो है इस शब्द से जिसको हम लोग पॉजिटिविटी कहने लगे हैं, और इसके साथ और भी बहुत चीजें जुड़ जाती हैं. और ये मैं बहुत ही सेलेक्टिव एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ. जो मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये पॉजिटिव साइकोलॉजी से लेके और ये सब हैप्पीनेस, ये सब एम्पैथी, हैप्पीनेस, ये सब जो अच्छे अच्छे शब्द हैं, इनमें क्या हो रहा है इसमें, तो मैंने कुछ पॉडकास्ट के लिस्ट बनाने शुरू किए कि यूट्यूब में क्या हो रहा है उसको लिस्ट और सुनना शुरू किए. इसमें ज्योति हैं वो, दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू दिस फॉर सम टाइम. तो जब वो देखने लगते हैं तो मुझे बहुत डर लगने लगता है इस शब्द पॉजिटिव साइकोलॉजी से. और पॉजिटिव, we must have positive attitude and positive. ये अगेन मैं कहने लगा हूँ कि ये एनएसएन बेचने का काम माघ मेला में कोई कर रहा है, वैसे लगने लगता है कि लाख दुखों की एक दवा है, दुख कुछ भी हो पॉजिटिव. तो let's not get trapped into it. But what do we mean by positivity? And one of the most important things that I find in this whole area is the ability to imagine a good situation, an ability to foresee even when the reality is something else, to able to imagine or foresee or have a vision, a positive vision of future, not necessarily to go after that vision, but to have the ability. Right? अब ये
I happen to be a sportsman. ये स्पोर्ट्स में बहुत काम आता है, और सभी एरिया में आप टॉक, ऑटो टॉकिंग, ऑटो सजेशंस, थिंक अबाउट क्या करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पर ये भी अगर आप एक्सट्रीम में लेते जाते हैं, या इसको भी अगर आप सिर्फ एक ही ये ही कर देते हैं, ये भी नहीं ये ही कर देते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. स्पोर्ट्स में हम लोग ने एक चीज बिल्कुल गांठ बांध के सीख ली थी, वो ये है कि जीतने से पहले अगर आपने जीत को एनविसाज किया तो आप हार जाएंगे. Right? This is saying you go ahead. Take anybody in sports who is worth the name, all of them cautious you कि घर पे जीत के बारे में सोचना, पर जब खेल रहे हो और बिल्कुल पहुंचने वाले हो तब जीत की फिक्र मत करना, अगर किया तो गए. So what I am trying to suggest that all this business about positive, happiness, envisage, empathy, they are all important. So is the negative elements of it. But when you do it, how you do it, and in relationship, तो इसे सबको देश काल समय के हिसाब से आप लगाइए. इसमें जैसे आपने कहा कि I have seen people, and it is a part of psychology that we've taught and learned, that if you envisage victory, your motivation goes down. It is not necessarily that if you, अरे देख लिया वो तो हो ही जाएगा. You take your paddle off your race. You take the paddle out of motivation. And by the way, in some ways, जो गोल या मोटिव को हम लोग डिफाइन ही करते हैं कि वो ड्राइव डिमिनिश हो गोल पहुंचने के आसपास, और होता है. So now you have to override that. So there is an element, और अभी जो बिक रहा है पॉजिटिविटी के नाम से, वो यही है कि इमोशनली आप पॉजिटिव रहें और जो भी हो उसके साथ. रेजिलियंस और पॉजिटिविटी में जमीन आसमान का फर्क है. एम्पैथी और काइंडनेस में जमीन आसमान का फर्क है. अगर एम्पैथी को हम अंग्रेजी या बुद्धिस्ट टर्म में ट्रांसलेट करने, एम्पैथी और करुणा में मतलब देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू. पर उसको एक्सपीरियंशियल तौर पे, और जो लोग एक्सपीरियंस करके आते हैं उनसे बात कीजिए, वो उनको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा. स्केल वाले लोग के साथ अगर आप जाएंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी कि इस स्केल में. So it is the conceptualization and the method by which you conceptualize, or किसके साथ you conceptualize the relationship, that is the important key. Not just remaining positive. In fact, it is absurd at a point of time to remain positive all the time. Happiness and positivity is way overrated. Neither evolutionary development wise do you have the right to happiness or privilege of being happy as a goal of life, nor ethically, morally, or socially do you have the privilege or right to be happy. Even Tilak said, सिर्फ स्वराज आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, happiness जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है. Happiness is way overrated. So if positivity only means the kind of positivity which is being talked in the podcast, and again, I'm very limited, please, I have understood the positive psychology part of it also, but positive is a little dangerous. Right? The quote that I want, not the quote, that quote is mine, but positive, too much of it is too bad. Some of it is somewhat bad. Right? And this goes for negative. Again, I am coming down. It's not a question of a mathematical balance between positive and negative as yin and yang would like you to believe.
It is not a statistical balance that is or a negotiation between positive and negative, or a Hegelian dialectics between positive and negative, which will get you some sort of a balance of harmony. Harmony is not an issue of balance. It's an issue of morality and aesthetics. It is not a mathematical issue of balance. The 5 negativity, 2 positivity, तो हम balance में हैं. Right? So just be very careful with these terms, harmony and balance and positivity and negativity. Well, I'll stop out here. I will take more questions. All this can be put into some sort of learning relationship or situations. And I do believe that today, with the kind of computerization, computer applications, and so on and so forth, we have a better, more quote-unquote positive possibilities of both understanding ourselves, aesthetics, and our culture and our moral responsibility thereby. Right. Sir, I had a question. Yes, go ahead. Sir, जैसे आपने बात की pedagogy और information, तो आपको नहीं लगता इस context में जब आप this self learning groups की बात करते हैं, और इसमें there is one issue of having blindness of anything outside, जैसे हम ये actually बढ़ रहा है, we are creating more and more fault lines in areas जहाँ पे थी ही नहीं. मतलब an intellectual begins talking about something good, something new, a crowd gets behind him and blocks his growth as well as their own growth. And increasingly internet is allowing us to create these chambers where a set of like-minded people get together, start learning something and just stay there. And इस context में मतलब ये हर जगह हो रहा है, even like where I study also, वहाँ पे ना they don't see anything outside. Like वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका teacher है, like somebody who's an academic, he's sharing propaganda because he is in that echo chamber of information जहाँ पे वो circulate कर रही है, उस तरह से लोग बोलते हैं, बात करते हैं. So how do you balance it out? Like you can have this self, but it can increasingly lead to a divided society where everybody is having their own system of information जो कि अपने आप में कोहेरेंट है लेकिन आपस में कंपैटिबल नहीं है. और ये एजुकेशन में तो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि माय प्रोफेसर मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ और बात कर रहा है, मुझे किसी किताब में कुछ और, एंड एवरीबडी इज सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, and you cannot even address that. Like how do I address that to my professor? Okay, you're wrong here, or you're wrong there, or you're in a chamber. So how do you address this problem? I sometimes don't get it. If I knew a technological answer to that, if I could do it every time, that's what I mean by technology, that if I could overcome this problem every time with a certain set of skills, believe me, I would have been the richest man in the world, running a workshop or an institution who is to get rid of it. The danger is absolutely genuine, right? Of being caught in an echo chamber or a hall of mirrors. एक जगह कुछ थोड़े दिन पहले बात करते करते मैंने कहा था कि अद्वैत एक ऐसी सी ब्यूटीफुल चीज है जो भी खिड़की खोलो तो तुम ही दिखाई पड़ते हो. तो echo chamber का एक मतलब हमारे लिए, philosophically people do get trapped, right? Now, it is also possible that just because they become aware of the fact that they get trapped, there are, not all of them, not everyone, but there are people who get out of this trap also. A lot of neurosciences, which have been started doing with this hemispheric brain hemispheres, have very
Ian McGilchrist, if you want to get a name of a person, Yes, where you have to balance. You have this balance between the metaphorical world as well as the right. It's not the same as Luria's right hemisphere and left hemisphere. It is not that, but the ability to get out of the echo chamber is what aesthetics is all about. It is one of the things about beauty is that it makes you terribly self-aware as well as more vyapak and dissolved in the world. So it is this twin ability that in some sense only humans have, which allows you to get out of this echo chamber. But yes, truth, verified truth, most of the time, the consequences of a kind of truth that you are, which you call propaganda, rightly so, is very, very seductive. If I'm allowed to exaggerate, this also is the problem with love. किस कमबख्त ने कह दिया कि सिर्फ एक ही से इश्क होगा? मतलब what is this, yaar? So if you are not able to break, and it is only those who can break that at an experiential as well as an intellectual level, see the larger quote unquote love. Otherwise, they are captive in some sense. And it is, and believe me, there is no fixed technology of breaking this. Because the moment one propagates a fixed technology, it will itself get caught into that echo chamber. But the effort should not be given up, right? And the ability to accept incompleteness and imperfection. Tum hi nahi ho, tum bhi ho. So that is the inclusive. That is the only thing I can suggest. But there is no fixed technology. You can't go in serial wise. कि आज से हम opposition में रहेंगे. अभी विरोध करेंगे, फिर बोध करेंगे, या पहले बोध करेंगे, फिर विरोध. बोध विरोध तुमको एक ही साथ करना है. हाँ सर, it's a perpetual process. You're right about that. But कभी-कभी सर, if I extend that, कभी-कभी उसमें फिर contradictions आ जाते हैं, क्योंकि ये आप जो beauty और aesthetics की बात करते हैं, psychology में we have forgotten what is beautiful, or we have that aha, we read something, we have rooted that out of our teaching practice and learning practice. Nobody addresses that. Matlab, I'll tell you a small example I'll use. This is a bunch of my professors from my university. What they did was, so our classes went online. They were not taking our classes. They were not concerned with whether I was learning my paper or not, whether I was good at it, whether I was questioning it. No. But that same professor sends a photo in a group in which हिंदुस्तान पेपर में रिसर्च छपी है कि इस फलाने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध किया. And I'm like, you're a professor. You're the only person in the world who has academic understanding, and you are, well, it's a betrayal of that process, no? कि you're happy at something that is एक ऐसे पेपर में छपा है जिसकी editorial questionable है, editorial practices, and you're happy about that, but you're not doing the core process. And he doesn't even see that. और आप उस आर्गुमेंट को अगर इस आर्गुमेंट से जोड़ दे echo chamber, तो हर आदमी अपने सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ खुश है. वो किस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन से डील कर, मतलब छोड़ दे रहा है संसार में, वो पता ही नहीं चलते हैं. इसीलिए मैंने कहा खुशी से थोड़ा परहेज करो. Don't be too satisfied. That incompleteness is an essential part of our quest. And this simple solutions to problems is fundamentalism. And that is why fundamentalists are very happy. But people also people can turn you into a fundamentalist. Like if you start talking Certainly. Then how do you get out of it? Like what do you do as a...
There are ways, means, and some of it that is where creativity lies. That is where true sense of identity, or as Vivekananda would say, matured ego lies. It is in that creativity, that struggle. And that is not alone, please. That struggle is always with people. It is always embedded in relationships. Yes, I think Rajan is on to you. I could come back to it, but that's a very good question. And to tell you the truth, I do not have a fixed answer. You struggle with it in photography, you struggle with it in psychology, you struggle with it when you're doing counseling, you struggle with it when you're doing statistics. That it is pervasive, and at every effort at knowledge or knowing is always embedded in that dilemma. And I do not think that there is a fixed answer for all times to come for all mankind in that sense. No. That's what ideology is all about. Basically what I'm talking about, as Romansky defined it, ideology is the education of desire. Now, please understand, education and desires are contradictory terms in philosophical position. And the purpose of ideology is to do exactly this. But unfortunately, ideology gets caught in its own trap and becomes stagnant, smelly, and putrid. Yes, sorry, Rajan. Is that Rajan?